क्या कभी ये ख्याल आया है कि भारत के किसी छोटे से गांव में एक किसान की रोज की जिंदगी वो असल में कैसी होती होगी? उसके सपने क्या होते होंगे, उसकी तकलीफें, समाज उसे कहाँ देखता है? हम्म। आज हम इन्हीं सवालों के आसपास बुनी एक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद की वो रचना जिसे मास्टरपीस माना जाता है, गोदान। बिल्कुल, और इसे अक्सर भारतीय साहित्य की आत्मा भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। और ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। ये तो भारतीय किसान की जिंदगी का, उसकी उम्मीदों का और शायद उससे भी ज्यादा उसकी गहरी तकलीफों का एक आईना है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि इतने साल बाद भी ये हमें अपने समाज पर सोचने को मजबूर करती है। सही कहा। तो आज का हमारा इरादा यही है कि जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर गोदान के जो अलग अलग पहलू हैं उन्हें समझें, देखें कि इसकी कहानी क्या कहती है, कौन से बड़े सवाल ये उठाती है और क्यों आज भी ये इतनी जरूरी है, इतनी रेलेवेंट है। हाँ, चलिए इसमें गोता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि गोदान छपा था 1936 में। जी हाँ। और शायद ये प्रेमचंद का लिखा हुआ आखिरी पूरा उपन्यास माना जाता है। जी हाँ, 1936। और वो समय, जरा सोचिए, भारत में आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी। समाज बदल रहा था या बदलने की कोशिश कर रहा था। हाँ, जमींदारी प्रथा का बोलबाला था, मतलब जमीन के बड़े मालिक, हाँ। उनका दबदबा। और गांव वो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। ऐसे माहौल में, हाँ, ऐसे माहौल में गोदान का आना वो एक बहुत बड़ी बात थी, साहित्यिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। इसने बिना किसी लाग लपेट के गांव की जो सच्चाई थी उसे सामने रख दिया। और उपन्यास का नाम ही देखिए, गोदान, गाय का दान। हमारी संस्कृति में, खासकर गांव में, ये तो बहुत पुण्य का काम माना जाता है ना? हाँ, माना तो जाता है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ धार्मिक रस्म की नहीं है। जो चीज सोचने वाली है वो ये कि होरी महतो जैसा एक गरीब किसान, जिसके लिए शायद 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है, उसके लिए एक गाय पालना और फिर उसे दान करने की इच्छा रखना, हाँ, ये क्या दिखाता है? ये इच्छा ही अपने आप में, ये उसके लिए सिर्फ पुण्य नहीं है, ये समाज में इज्जत पाने का एक तरीका है। शायद अपनी आत्मा को तसल्ली देने का, अपनी जिंदगी को कोई मतलब देने का सपना है। अच्छा, ये उस बोझ का प्रतीक है, वो सांस्कृतिक सामाजिक बोझ जो उस वक्त का किसान उठा रहा था। चलिए अब कहानी के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। मुख्य किरदार है होरी महतो जी। जैसा आपने बताया, एक आम गरीब किसान जी। और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे गहरी इच्छा बस इतनी सी है कि मरने से पहले वो एक गाय का दान कर सके। सुनने में तो कितनी सीधी सी इच्छा लगती है तो सीधे सी, पर यही तो प्रेमचंद की कलम का जादू है। वो दिखाते हैं कि कैसे एक आम आदमी की ये मामूली सी लगने वाली इच्छा, हाँ, समाज के जो नियम कायदे हैं, जो जमींदार हैं, महाजन हैं, जो ब्याज पर पैसा देते हैं, उनके शोषण और गरीबी के चक्कर में फंसकर एक पहाड़ जैसा संघर्ष बन जाती है। सही। होरी की पूरी जिंदगी बस इसी एक इच्छा को पूरा करने की कोशिश में, उसी जद्दोजहद में बीतती नजर आती है। बिल्कुल, उसकी जिंदगी में तो जैसे मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। जमींदार को लगान देना है, महाजन का कर्ज है जो बढ़ता ही जा रहा है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, बेटे बेटी की चिंताएं हैं, और ऊपर से समाज की रस्में, मान मर्यादा का दबाव। बिल्कुल, लेकिन इस सब में उसके पास एक सहारा भी है, उसकी पत्नी धनिया। हाँ, धनिया का किरदार सुना है, बहुत दमदार है। धनिया सिर्फ एक सहारा नहीं है, वो कई बार होरी के बिल्कुल उलट खड़ी दिखती है। अच्छा, कैसे? जहां होरी थोड़ा हालात से समझौता कर लेता है, थोड़ा दब जाता है, वहां धनिया फौरन आवाज उठाती है अन्याय के खिलाफ। वो ज्यादा प्रैक्टिकल है, दुनियादारी को बेहतर समझती है। अगर होरी उस समाज की सहन शक्ति का प्रतीक है, तो धनिया उसके अंदर जो दबा हुआ गुस्सा है, जो हार ना मानने वाला जज्बा है, उसका प्रतीक है। उसका किरदार उस वक्त की भारतीय औरत की अंदरूनी ताकत को दिखाता है, जो लड़ना जानती है। और ये कहानी सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रहती, सही है ना? इसमें शहर का भी जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल। जहां एक बिल्कुल अलग दुनिया है, पैसा है, राजनीति है, दिखावा है और एक अलग ही किस्म का स्वार्थ है। ये गांव और शहर का जो फर्क दिखाया है, ये भी कहानी का एक जरूरी हिस्सा लगता है। हाँ, और ये फर्क बहुत जरूरी है। प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि शोषण सिर्फ गांव में जमींदार और महाजन ही नहीं कर रहे। अच्छा। शहर में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मॉडर्न दिखते हैं, वो भी अपने तरीके से शोषण कर रहे हैं। वहां रिश्तों में ईमानदारी कम है, मतलब परस्ती ज्यादा है। वो एक तरह से उस वक्त के समाज की 2 तस्वीरें साथ साथ दिखा रहे हैं। एक तरफ वो पारंपरिक गांव है जो गरीबी और पुरानी रीतियों में जकड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ वो उभरता हुआ शहर है
जहां मॉडर्निटी के नाम पर एक नया खोखलापन है, शोषण का एक नया रूप पनप रहा है। वो जैसे पूछ रहे हो कि क्या तरक्की का मतलब यही होता है? तो अगर हम उन बड़े मुद्दों या थीम्स की बात करें जो इस उपन्यास से निकल कर आते हैं, तो सबसे पहले तो किसान की गरीबी और उसकी लाचारी साफ दिखती है। बिल्कुल। और ये जमींदारी और महाजनी सिस्टम का जो शोषण है वो एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, और ये सब आपस में जुड़े हैं। होरी की गरीबी कोई अचानक नहीं आई, वो उस पूरे सिस्टम का नतीजा है जहां किसान अपनी ही जमीन पर खटता है, मजदूरी करता है, लेकिन फिर भी कर्ज के जाल से निकल ही नहीं पाता। उसकी मेहनत का असली फल कोई और ले जाता है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे होरी जैसे लाखों किसानों के लिए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। और इसी से जुड़ा हुआ है समाज में जो गैर बराबरी है, जाति पाति का मुद्दा है, वो भी उस वक्त की सच्चाई थी। बिल्कुल। और साथ ही धनिया जैसे किरदारों के जरिए औरत की स्थिति, उसकी ताकत और उसके त्याग का पहलू भी सामने आता है। हाँ, धनिया तो शायद इस उपन्यास का सबसे यादगार किरदार है। वो उस मर्दवादी समाज में अपनी आवाज उठाती है, अपने परिवार के लिए लड़ती है। जी। वो बेचारी नहीं है, वो हालात से जूझने वाली एक योद्धा है। उसकी सच्चाई, उसकी हिम्मत होरी के आदर्शवाद और सीधेपन के सामने एक मजबूत पक्ष रखती है। सही। इसके अलावा वो जो परंपरा और आधुनिकता के बीच की खींचतान है, वो भी उपन्यास में दिखती है, खासकर शहरी किरदारों और गांव के जीवन के कॉन्ट्रास्ट में। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है जब हम सोचते हैं कि गोदान आखिर इतना खास क्यों है, क्यों ऐसे इंडियन लिटरेचर का एक मील का पत्थर मानते हैं। एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस समय के भारतीय समाज का, खासकर गांव के समाज का एक जीता जागता दस्तावेज है। सही कहा। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका रियलिज्म, यथार्थवाद। प्रेमचंद ने गांव की जिंदगी को जैसा देखा, जैसा महसूस किया, बिल्कुल वैसा ही उतार दिया है। कोई बनावट नहीं, कोई फिल्मी बनावटी पर नहीं है, कोई रोमांटिक सोच नहीं। किसानों की वो दिन रात की मेहनत, उनकी छोटी छोटी खुशियां, उनका आपसी भाईचारा, उनमें बसे हुए अंधविश्वास। हाँ। और सबसे बढ़कर उनके ऊपर जो लगातार शोषण और नाइंसाफी का साया मंडराता रहता है, सब कुछ बहुत सच्चाई से दिखाया है। और होरी की पूरी जिंदगी, उसका पूरा संघर्ष, वो एक बहुत बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल खड़ा करता है कि क्या मेहनत करने वाले इंसान को कभी सुख चैन मिलेगा भी। बिल्कुल। ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी लगता है। शायद इसीलिए ये उपन्यास आज भी लोगों को इतना अपना सा लगता है। और यही इसकी स्थायी प्रासंगिकता का सबसे बड़ा कारण है। आज भी हमारे देश में किसानों की समस्याएं खत्म थोड़ी हुई हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्ज का बोझ है, फसलों का सही दाम नहीं मिलता, मौसम की मार है, सामाजिक दबाव है, ये सब आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। हाँ, रूप बदल गया होगा शायद। लड़ाई है, अपनी मेहनत का हक पाने की लड़ाई, वो आज भी जारी है। इसीलिए होरी की कहानी आज भी लाखों करोड़ों लोगों की कहानी लगती है। और धनिया का किरदार, जो हार नहीं मानती, वो भी एक तरह से प्रेरणा देता है। लेकिन उपन्यास का अंत, वो बहुत दर्दनाक है। होरी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा, वो गाय दान करने की इच्छा पूरी किए बिना ही मर जाता है। हाँ, अंत बहुत दुखद है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अच्छा, ऐसा क्यों? अगर प्रेमचंद आखिर में होरी की इच्छा पूरी करवा देते तो शायद हमें एक पल के लिए अच्छा लगता, तसल्ली मिलती, लेकिन कहानी का असर उतना गहरा नहीं होता। ये दुखद अंत हमें झकझोर देता है। ये दिखाता है कि वो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कितनी बेरहम है, कितनी निर्दयी है कि एक मेहनती, ईमानदार आदमी की एक छोटी सी नेक इच्छा भी पूरी नहीं होने देती। सही बात है। होरी की मौत सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं है, वो उस पूरे किसान वर्ग की जो ट्रेजेडी है उसका प्रतीक बन जाती है। ये यथार्थवादी अंत ही प्रेमचंद के लेखनी को टाइमलेस बनाता है, क्योंकि ये सच्चाई के ज्यादा करीब है। भाषा और शैली की बात करें तो प्रेमचंद के भाषा के बारे में कहते हैं कि वो बहुत सरल है, सीधी है और सीधे दिल को छूती है। बिल्कुल। उनके डायलॉग्स, उनके विवरण इतने असली लगते हैं कि पढ़ने वाला खुद को उस गांव में महसूस करने लगता है। हाँ, और ये सरलता या सहजता जानबूझकर चुनी गई है। प्रेमचंद कोई भारी भरकम किताबी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, वो आम आदमी की कहानी आम आदमी की ही जुबान में कहते हैं। इससे होता यह है कि इतने गंभीर और उलझे हुए सामाजिक मुद्दे भी आम पढ़ने वाले तक आसानी से पहुंच जाते हैं और उसे भावनात्मक रूप से जोड़ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। उनकी ये शैली उनके मकसद से पूरी तरह मेल खाती है। समाज के हाशिए पर जो लोग खड़े हैं, उनकी आवाज बनना, उनकी कहानी दुनिया को सुनाना। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो गोदान सिर्फ एक किसान की गरीबी और उसके संघर्ष की कहानी भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बहुत ज्यादा। इसमें इंसानियत है, त्याग है,
रिश्तों की उलझनें हैं और उस समय के पूरे समाज का अक्स है। कह सकते हैं कि अगर भारतीय गांव की आत्मा को समझना है तो गोदान पढ़ना जरूरी है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये उपन्यास हमें उस दुनिया के करीब ले जाता है जिसे हम शहरों में रहते हुए अक्सर भूल जाते हैं या शायद नजरअंदाज कर देते हैं। और इसकी प्रासंगिकता वो आज भी बनी हुई है, क्योंकि जैसा हमने बात की, चाहे किसान हो या कोई भी आम मेहनतकश इंसान, उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, समाज में न्याय और बराबरी का सवाल है, वो आज भी हमारे सामने खड़ा है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने रखता है कि प्रेमचंद के लिखने के लगभग 90 साल बाद भी क्या हमारे किसान भाइयों और आम मेहनतकश लोगों की जिंदगी में वो बुनियादी बदलाव आ पाया है जिसके वो हकदार हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या उनकी मेहनत का सही मोल, समाज में वो इज्जत उन्हें मिल पा रही है? गोदान जैसा साहित्य हमें उन लोगों के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाता है जिनकी जिंदगी और संघर्ष शायद हमसे बहुत अलग दिखते हों। हाँ, ये समाज के अलग अलग तबकों के बीच एक पुल बनाने का काम करता है, एक दूसरे को समझने में मदद करता है। तो सार यही निकलता है कि गोदान महज एक उपन्यास नहीं, ये किसानों की, आम आदमी की आवाज है, उनकी उम्मीदों, उनके सपनों और उनके कभी न खत्म होने वाले संघर्षों का एक बहुत शक्तिशाली दस्तावेज है। बिल्कुल। इसे पढ़ने के बाद यकीनन समाज को, खासकर गांव को देखने का नजरिया बदल जाता है। और मैं आखिर में बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। गोदान हमें इस पर भी सोचने को मजबूर करता है कि कैसे एक इंसान की निहायत ही साधारण और नेक इच्छा, जैसे होरी की गाय दान करने की इच्छा, हाँ, वो समाज की जो उलझनें हैं, जो आर्थिक दबाव हैं, जो एक बेरहम सिस्टम है, उसके चलते एक ऐसा सपना बनकर रह जाती है जो कभी पूरा ही नहीं हो पाता। सही है। और ये सवाल सिर्फ होरी का नहीं है, ये आज भी हम सबके लिए कहीं ना कहीं सच है। हम सबकी अपनी छोटी बड़ी इच्छाएं होती हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन कितनी बार वो समाज की कड़वी सच्चाइयों से, हालात की मजबूरियों से टकरा कर या तो टूट जाती है या हमें उनसे समझौता करना पड़ता है। ये तो है। होरी का ये संघर्ष एक तरह से बड़े पैमाने पर हम सबके जीवन में आने वाले उन संघर्षों का भी अक्स है, जहां हमारे सपनों और हकीकत के बीच एक कश्मकश हमेशा चलती रहती है।